अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आपका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। 21वीं सहरी में आप सबको खुशामदीद। और आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि फ़्रोज़न पराठा को सही तरह से सेकने का तरीका क्या है। मैंने एक फ़्रोज़न पराठा ले लिया है जो कि अभी तक हार्ड ही है। इसे डीफ्रोस्ट होने नहीं देना होता। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको निकाल कर पहले से ही बाहर रख देते हैं और जब तक इसे तवे पे डालने की बारी आती है ये डीफ्रोस्ट हो चुका होता है और फिर ये आपके काबू नहीं आता। इसे तभी यूज़ करें जब ये हार्ड होता है। दोनों साइड से इसका रैपर उतार लेते हैं। मैं इसको फ्रीज़र में से निकालती ही उस वक्त हूँ जब मैंने इसे पकाना होता है। जितने मुझे चाहिए होंगे, जब ये एक पक जाएगा तो मैं दूसरा निकाल के ले आऊँगी। अगर बाहर पड़े रह जाएँ और डीफ्रोस्ट होने लग जाएँ तो फिर ये बिल्कुल भी आपसे हैंडल नहीं हो पाएँगे। पराठे को हमने मीडियम फ्लेम पर बनाना है, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं होनी चाहिए वरना पराठा जल्दी से जलने लगता है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैं नान के पराठे यूज़ करती हूँ, जो कि बिल्कुल प्लेन वाले होते हैं। इनके पास ना और पराठे भी होते हैं जैसे कि मीठा पराठा या आलू वाला पराठा और काफ़ी किस्म के। लेकिन इसके सबसे अच्छे पराठे जो हैं वो प्लेन पराठे ही होते हैं। मैंने और भी काफ़ी सारे ट्राई किए हैं लेकिन मुझे यही वाला पसंद आता है। नॉर्मली तो हम लोग घर के पराठे को ही अहमियत देते हैं लेकिन कभी-कभार बच्चे जो है ना ये शौक से खा लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम है और जैसे ही पराठे का कलर ऊपर से चेंज होना शुरू हो जाएगा और हमें देखने में अंदाज़ा हो जाएगा कि नीचे वाला हिस्सा स्टिक नहीं करेगा चम्मच के साथ, तो हम इसे पलट देंगे और दूसरे हिस्से को भी हमने इतना ही बनाना है। जैसे ही दोनों साइडों से ये पराठा जो है स्टेबल हो जाएगा तब हमने इसे छेड़ना शुरू करना है। उससे पहले हमने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना वरना ये डीफ्रोस्ट होता है और बिल्कुल मैदा ही होता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी मटेरियल होता है और आपकी टिश्यू पेपर के साथ भी चिपक सकता है, चम्मच के साथ भी चिपक सकता है और डी शेप हो जाएगा। फिर 2-3 टिश्यू पेपर पकड़ने हैं, आप एक भी पकड़ सकते हैं लेकिन एक से थोड़ा-सा ये होता है कि हाथ जलने का खतरा होता है। तो मैंने ले लिए हैं 2-3 टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं इसको इस तरह से सेकती जाऊँगी। दोनों तरफ से सेकना है और दरमियान से ज़रूर दबाना है क्योंकि हम साइडों से तो दबा लेते हैं, तो दरमियान से थोड़ा-सा कच्चा-सा रह जाता है। टिश्यू पेपर से सेकने का ये फ़ायदा होगा कि पराठा जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा क्योंकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा घी, ऑयल वगैरह जो भी लगा होता है, वो सारा टिश्यू पेपर अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और मैं आपको भी टिश्यू दिखाती भी हूँ, कैमरे में ठीक से नज़र नहीं आता लेकिन टिश्यू पेपर जो है वो अच्छा खासा घी इसमें से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अगर आप टिश्यू पेपर के साथ ना बनाएँ तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ऑयली लगेगा खाने में। इस तरह देखने में इसकी शक्ल भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहा और ये क्रिस्पी भी बनकर रेडी होगा और जितनी देर तक प्लेट में पड़ा रहेगा, ठंडा भी हो जाएगा तो क्रिस्पी रहेगा। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से नरम है। तो ये होता है फ्रोज़न पराठा सेकने का सही तरीका, जो कि बचपन में मैंने अपने बाबा से सीखा था और मुझे आज तक भूला नहीं है। और जब भी मैं ये वाले पराठे सेकती हूँ तो मुझे ज़रूर वो बचपन की याद भी आती है। प्लेट में रखने की आवाज़ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्रिस्पी है। और हस्बैंड के लिए मैं बनाने लगी हूँ बॉक्स पराठा और मैं अक्सर इसकी ट्राई करती रहती हूँ तो ये मेरे से बल्ला वाला ठीक तरीके से बनता नहीं है। मैं अक्सर इसको बनाने की ट्राई करती रहती हूँ, कभी-कभार एक आधा ही बनाना होता है इसलिए कभी मेरा इसके ऊपर हाथ जो है वो साफ़ नहीं होता। लेकिन ये है कि मेरे से बहुत अच्छा बनने लग गया है और मुझे ये शेप में प्यारा भी बहुत लगता है और अच्छा खासा क्रिस्पी बन के रेडी होता है। मैंने इसके सारे बलों में भी ऑयल लगाया था और सेकने के टाइम पर भी ऑयल लगाया और क्रिस्पी सा इसको फ्राई कर लेंगे। 4 कोनों की बजाय मुझे तो 7-8 कोने लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सिखाना तो तोड़ कर ही है। जैसे ही मैंने इसको पलटा है तो मुझे ये इतना प्यारा लगा माशाल्लाह और बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी और पराठा वगैरह बनकर मेरा रेडी हो गया था और साथ में रात को मैंने बनाए थे शलजम, तो शलजम पड़े हुए हैं वही गरम कर रही हूँ। और आज मैंने वही काम किया जो मुझे खुद भी पसंद नहीं आता, गरम तवे के ऊपर सालन गरम करना तवा इससे ख़राब हो जाता है। तो मैं अक्सर ऐसा काम नहीं करती लेकिन जब जल्दी होती है तो ऐसे भी कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे फिर से तवे को वॉश करना पड़ा क्योंकि मुझे अपने लिए एग भी फ्राई करना था। अच्छे से सहरी करने के बाद और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं फ़्री होकर बैठ गई थी और मुझे कुछ गिफ्ट जो है वो पैक करने थे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिस्ट्री बॉक्सेस, क्योंकि मिस्ट्री बॉक्सेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है और ये मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए रेडी किया है। कुछ रेडी कर चुकी हूँ और कुछ अभी पैक करने वाले पड़े हुए हैं। इसके अंदर क्या चीज़ है, पहले मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम बच्चों का देखेंगे रिएक्शन एक दफ़ा ही, तभी आप भी देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर बस छोटे-मोटे से गिफ्ट्स हैं क्योंकि बच्चों का कल रिज़ल्ट है और जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद मैं बच्चों को ये दूँगी और बहुत खुश हो जाएँगे।
एक दो चीज़ें हैं इसके अंदर वो जो उनकी फेवरेट ही हैं, और बस आप देखिएगा जब ये ओपन होगा। आज इफ्तार में मेरा दिल चाह रहा था कि बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनाए जाएँ बंद गोभी के पकोड़े। उसी के लिए मैंने सारा ये मटेरियल तैयार करके रखा है। इसके अंदर पालक थी तो मैं ऐड कर रही हूँ, वरना खाली बंद गोभी से भी बनाए तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। ढेर सारा मैंने काट लिया है धनिया, हरी मिर्चें और पोटैटोज़ को मैंने बारीक-बारीक से चिप्स काट लिए हैं। थोड़ा-सा अनियन भी जाएगा क्योंकि अनियन जो है मुझे पकोड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बंद गोभी भी काट कर रख ली है। बंद गोभी बहुत बारीक-बारीक काटेंगे, उससे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। मेरे पास था एक छोटा वाला बंद गोभी का फूल और उसको मैंने तकरीबन इतना सारा डाल दिया इसके अंदर, तो बड़ा मज़ा आता है इन पकोड़ों का। अगर आप बंद गोभी बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर पकोड़े मज़ेदार नहीं बनते। इसे बस आपने नॉर्मल रखना है, बाकी मटेरियल को जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, बंद गोभी कहीं-कहीं पर होनी चाहिए। इसके बाद मैंने इसका मटेरियल रेडी कर लिया था। इसके अंदर मैंने बेसन ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक, सुरख मिर्च और ये क्या कहते हैं गोल गोल, अक्सर मेरे मुंह पे नाम ही नहीं इसका आ रहा, हाँ, सूखा धनिया और क्रश चिली मैंने इसमें ऐड किया बस। और मीठा सोडा तो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे क्रिस्पी वाले पकौड़े चाहिए और मैंने इसे थिक सा पेस्ट बनाकर रख लिया। 5-10 मिनट के बाद इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। और ये काम भी ज़रूर होना होता है कि जब इफ्तार का टाइम होता है तो लाइट चली जाती है, तो इस तरह के अजीबो-गरीब से ब्लेंडर हो रहे थे कि मेरे दोनों चूल्हे जो हैं काम करना बंद हो गए। हालांकि ये बिल्कुल ठीक थे, अचानक पता नहीं इनको क्या हुआ। दरमियान का सिर्फ एक चूल्हा जल रहा था। शुक्र है कि मैं खाना बनाकर फारिग हो गई हुई थी, सिर्फ पकोड़े फ्राई होने वाले बाकी थे। तो इस वक्त इफ्तार का टाइम भी हो गया है। मैं पकोड़े डालकर चली गई हूँ टेबल पर इफ्तार करने के लिए और थोड़ी देर के बाद आके दोबारा से देखूंगी। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो बाद में हम इसे खाएंगे। माशाल्लाह ये है मेरी इफ्तार की टेबल और आज मैं और हरम सिर्फ इफ्तार करने लगे हैं और हमने इसीलिए सिर्फ अपनी अपनी प्लेट्स में ही चावल डाले हैं। और बहुत ही मज़ेदार मैंने पालक गोश्त बनाया है, बिल्कुल देगी स्टाइल का बना है और बहुत ही मज़ा आया खाने का। और साथ मैंने इसके बनाए हैं ज़ीरा राइस, जिस तरह के नॉर्मल हम लोग घर पे बना लेते हैं तड़का लगा के। लेकिन अक्सर शादियों पे ना पालक के साथ पीले पीले वाले जो चावल होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने चावलों में थोड़ा सा जर्दा रंग डाल दिया था। इस टाइम देखने में आपको शायद अच्छे ना लग रहे हो लेकिन खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और साथ मैंने बना ली थी फ्रूट चाट और साथ में एक दिन पहले के हमारे हैं दही फुल्कियाँ और पानी है हमारे पास और साथ है सॉफ्ट ड्रिंक, जो कि बाइकआउट वाली बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैंने अपना खाना खा लिया था ना तो पकोड़े साहब उस वक्त बनकर आए थे और अब मैं इसको एंजॉय करने लगी हूँ। आज मैंने बहुत ज़्यादा दिल से बनाए थे पकोड़े क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने का और उतना ही ना बस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई और ये थोड़े से लेट खाने पड़े। और ख़ास तौर पर मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी थिक सारी इन पकोड़ों के लिए स्पेशली। फिर इसके बाद हमारे पास 1 आवर ही होता है और हमने जाना होता है तरावीह पढ़ने के लिए और उससे पहले हम लोग जो है ना चाय ज़रूर पी लेते हैं। यहाँ पर बस हम चाय ही पी रहे हैं और साथ साथ हरब और उनके बाबा खेल रहे हैं टैब पर कैरम। मेरा आज का व्लॉग था बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह मिस्ट्री बॉक्सेस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।